बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के बाद आइए हम लोग देखते हैं कि एनसीईआरटी किस तरह से हमारे साथ इंटरेक्ट करना चाहता है, एनसीईआरटी क्या कहना चाहता है, उसके कॉन्सेप्ट को भी देखते हैं। यहाँ पे हम लोग एकदम बच्चे की तरह पढ़ने वाले हैं, एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट, खासकर ऐसे स्टूडेंट जिसके एनसीईआरटी को पढ़ने में दिक्कत होती है या जिसका साइंस कमजोर है या उनको साइंस समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, एकदम स्लो स्टडी कीजिए, बेसिक्स आप अच्छा कीजिए, समय लगेगा लेकिन आप अच्छे से आप सीख पाएंगे। और एक बार अगर आपने सीख लिया तो जब भी और जहाँ पर भी और जिस भी प्रकार का आप एग्जाम देंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए यहाँ पे हम कोई जल्दीबाजी नहीं करने जा रहे हैं, यहाँ पे हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। अब हम समझने का कोशिश करते हैं एनसीईआरटी इस तरह का स्टेटमेंट यूज कर रहा है तो क्यों यूज कर रहा है, उसका पर्पस क्या है, वह क्या समझाना चाहता है अपने पर्टिकुलर लाइन के माध्यम से। इसलिए हम यहाँ पे कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे, एक एक लाइन को रीड करते हैं और उसका मतलब आपको समझने और समझाने का प्रयास करते हैं। क्रिस्टल क्लियर आप समझिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला जो उन्होंने यूज किया है वह है हमारा टॉपिक। हम जानते हैं कि हमारा टॉपिक है बल और दाव, हमारा टॉपिक है बल और दाव। तो इस टॉपिक को समझते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है एनसीईआरटी, कक्षा 7 में आप सीख चुके हैं कि वस्तुएं गति कैसे करती है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट वर्ड है कि वस्तु गति कैसे करती है, यानी वर्ड यूज किया है गति। और हम जानते हैं कि गति उत्पन्न करने का एकमात्र कारक है वह है आपका बल, यानी बल के माध्यम से ही क्या होता है, गति उत्पन्न होती है। हमने अभी अपने इस चीज कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश किया था, यानी गति उत्पन्न होने का एकमात्र कारक क्या है, आपका बल है। बल के माध्यम से ही क्या उत्पन्न होता है, गति उत्पन्न होती है। तो सिंपल सा बात है, वस्तुएं गति कैसे करती है, तो वस्तु गति कैसे करती है, अपना बल के माध्यम से करती है। क्या आप बता सकते हैं कि हम यह कैसे निश्चित करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु से अधिक तेजी से गतिशील है? तो यह कैसे निश्चित होगा, तो डेफिनेटली जिस वस्तु पर जितना ज्यादा बल का प्रयोग होगा, जिस वस्तु पर जितना ज्यादा बल का प्रयोग होगा वह वस्तु उतना ज्यादा क्या होंगी, गतिशील होगी। जिस वस्तु पर जितना ज्यादा बल का प्रयोग होगा वह वस्तु उतना ज्यादा क्या होगी, गतिशील होगी। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को क्या सूचित करती है, जैसा कि हमने आपको बताया कि एकांक समय यानी मीटर पर सेकेंड, यानी कोई भी वस्तु एक सेकेंड में कितना मीटर दूरी तय करता है वह उसका क्या कहता है, गति कहलाता है। यानी अगर किसी वस्तु पर जितना ज्यादा बल लगेगा वह एक सेकेंड में उतना ज्यादा मीटर दूरी को क्या करेगा, तय करेगा। यानी गति में जो कोई भी वस्तु ज्यादा गति उत्पन्न करती है या किसी वस्तु में आप ज्यादा गति देखते हैं, या जैसे आप बाइक चलाते हैं, कोई बाइक आपको तेज गति से चलता हुआ दिख रहा होगा या कोई बाइक कम गति से, यानी उसके के ऊपर फोर्स आपने क्या किया है, ज्यादा लगाया तो स्पीड ज्यादा आया। बल कम लगा रहे हैं तो बल का कम लगने से स्पीड उसकी क्या हो गई, मोशन से स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। यदि गति की का बात कर रहा है यह टॉपिक, तो गति की उत्पत्ति का जो है मुख्य कारक क्या है, बल है। बल एकांक समय में अगर जितना एकांक समय यानी पर सेकेंड में जितना मीटर दूरी कोई वस्तु तय करता है वह उसका क्या कहलाता है, गति कहलाता है। तो क्रिस्टल क्लियर है, पहला पैराग्राफ ही कहता है गति उत्पन्न किसके कारण होती है, तो बल के कारण होती है। गति क्या है, एक सेकेंड में कोई वस्तु कितना मीटर दूरी तय करता है वो उसका क्या कहलाता है, गति कहलाता है। कभी कभी अपनी गति की दिशा भी बदल लेती है, ऑब्वियसली। अगर आप उसके डायरेक्शंस को आप चेंज करना चाहें तो बल का प्रयोग कीजिए और बल को आप क्या कीजिए, चेंज कीजिएगा, तो उसकी दिशा भी क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। यानी बल जो है गति उत्पन्न करता है और बल जो है, बल से हम क्या करते हैं, गति उत्पन्न होता है। बल से हम क्या करते हैं, वस्तु की दिशा भी परिवर्तित कर सकते हैं। यह भी संभव है कि गेंद धीमी हो जाए तथा अपनी दिशा भी बदल ले। ऑब्वियसली कोई भी वस्तु उतनी दूर तक जाना पसंद करेगी या उतना दूर तक जाती है जितना उसका बल उसमें लगाया गया है। यानी जैसे जैसे अगर वह वस्तु लुढ़क रहा है, जैसे यहाँ पर लुढ़कती हुई गेंद का एक एग्जाम्पल दिया गया, अगर आप बॉल जितना स्पीड से फेंकेंगे, जितना फोर्स लगाएंगे उतनी दूर जाएगी। यानी बल का धीमापन का कारण क्या है, उसमें बल क्या होता जा रहा है, गेंद का बॉल का धीमापन का कारण क्या है कि उसमें जो बल लगाया गया है वो बल आप धीरे धीरे करके क्या होता जा रहा है, समाप्त होता जा रहा है और अल्टीमेटली बॉल क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, यानी क्या हो जाएगी, धीमा पड़ जाएगी। क्या आपने कभी सोचा है कि गतिशील वस्तु धीमी या तेज कैसे हो जाती है अथवा अपनी गति की दिशा कैसे बदल लेती है? तो सिंपल सा आंसर है, उसका कारण क्या है, बल।
बल का प्रयोग परिवर्तन कीजिएगा, बल के परिवर्तन के माध्यम से आप उसकी दिशा को बदल दीजिए। बल ज्यादा लगेगा तो ज्यादा दूर तक जाएगा, बल कम दूरी तक जा रही है इसका मतलब उसमें कम बल का प्रयोग किया गया है। कोई भी वस्तु जाते जाते उस धीमापन आ जाता है, इसका मतलब क्या है, उसमें बल जो है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जाएगा। अल्टीमेटली जब बल की जो है क्षमता 0 हो जाएगी तो वस्तु किस अवस्था में पहुंच जाएगी, विराम अवस्था में पहुंच जाएगी। यानी वस्तु की 2 ही अवस्था होती है, यानी विराम अवस्था होगी या फिर गति की अवस्था होगी। विराम अवस्था यानी उसमें बल क्या है, 0। गति की अवस्था यानी उसमें बल का प्रयोग किया जा रहा है। जितना ज़्यादा बल का प्रयोग किया जा रहा होगा उतनी दूर वो वस्तु जाएंगी, जितना कम बल का प्रयोग किया जाएगा उतनी कम दूर तक वो वस्तु क्या होगी, मूव करेगी। इसमें किसी तरह का किसी को दिक्कत नहीं है, ना होना चाहिए। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, आइए अपने प्रतिदिन के कुछ अनुभव को स्मरण करें। किसी फुटबॉल को गतिशील करने के लिए क्या करते हैं, किसी बॉल को गतिशील करने के लिए क्या करेंगे, ऑब्वियसली बल का प्रयोग करेंगे। किसी गतिशील गेंद को और अधिक तेजी से चलाने के लिए आप क्या करते हैं, ज़्यादा बल का प्रयोग करेंगे। एक गोली गेंद को किस प्रकार रोकता है, तो डेफिनेटली बल का प्रयोग करके। हॉकी का खिलाड़ी हॉकी से प्रहार करके किसी गतिशील गेंद की दिशा बदल देता है, ऑब्वियसली सब सिंपल सा बात है। क्षेत्र रक्षक बल्लेबाज द्वारा हिट की गई गेंद को आप कैसे रोकते हैं, तो डेफिनेटली आप जो है गोलकीपर है वो बल जितना उधर से बल का प्रयोग किया गया है उससे ज़्यादा बल का प्रयोग करके उसको क्या करता है, रोक सकता है। इन सभी स्थितियों में गेंद की गति को तेज या धीमा कर दिया जाता है अथवा इसकी गति की दिशा को बदल दिया जाता है। सिंपल सा बात है। इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो फोकस किया जा रहा है वो एक ही चीज, यहाँ पे अगर बात करें इस पूरे पैराग्राफ को अगर आप समझें तो पूरा पैराग्राफ एक ही चीज पे आपको फोकस करवा रहा है। वह क्या है कि बल जो है, बल के माध्यम से हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी क्रियाएं होते हुए हमको दिखती है। बल के माध्यम से हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी क्रियाएं होते हुए आपको क्या कर रही है, दिख रही है। तो यहाँ पे सबसे पहला आप देखें, बल के माध्यम से आप क्या उत्पन्न कर रहे हैं, गति उत्पन्न कर रहे हैं। बल के माध्यम से आप दिशा में परिवर्तन कर रहे हैं। यानी जितना ज्यादा आपका गति उत्पन्न करना होगा, जितना ज्यादा गति उत्पन्न करना होगा उतना ज्यादा बल का प्रयोग करेंगे। सिंपल सा बात है। अगर बात करें तो बल और गति में समानुपाती संबंध होता है। समानुपाती का मतलब अगर एक बढ़ाएंगे तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटाएंगे तो दूसरा भी घटेगा। क्लियर है। अगर उसमें दिशा का परिवर्तन करना है तो वस्तु की दिशा को परिवर्तित करना है तो बल को भी क्या करना पड़ेगा, परिवर्तित करना पड़ेगा। बल को भी क्या करेंगे, चेंज करेंगे। जैसे गाड़ी आप चला रहे हैं, आप उसको उसकी दिशा को परिवर्तित करना चाह रहे हैं तो दिशा को परिवर्तित करने के लिए क्या कर रहे हैं, अपने बल को भी क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। अगर आप अचानक काफी तेजी से करेंगे तो बस यह गाड़ी आपकी क्या हो जाएगी, पलटी खा जाती है। यानी बल जो है हमारी दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली महत्वपूर्ण जो है कारक है। एकदम बच्चे की तरह पढ़िए, छोटे छोटे स्टेप्स में पढ़िए, खासकर ऐसे विद्यार्थी जिनका साइंस कमजोर है। यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट देते हैं। वीडियो लंबा होगा, उससे दिक्कत नहीं है। इम्पॉर्टेंट है चीज़ें जल्दी समझ में आ जाए। एक बार पढ़ लिए, दोबारा ना पढ़ना पड़े। बस मेरा प्रयास होगा कि आप जो है इस तरह से पढ़ें साइंस को कि एक बार अगर आपके दिमाग में समझ में आ गया कॉन्सेप्ट तो दोबारा उसको फिर से रिपीट ना करना पड़े। इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। टाइम जितना ज़्यादा आप देंगे उतनी अच्छी तरह से चीज़ें आपको क्या होंगी, समझ में आएंगी। अंडरस्टैंडिंग जो है डिपेंड करता है कि कितना बार उस टॉपिक को आप प्रैक्टिकल बनाते हैं, कितना ज़्यादा उसको अप्लाई करते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट कितना टाइम आपको उसको इन्वेस्ट करते हैं। पढ़ाने के लिए तो ऊपर ऊपर पढ़ाया जा सकता था, लेकिन हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दिया है। कॉन्सेप्ट देने के बाद उस पर्टिकुलर एनसीईआरटी में उस पर्टिकुलर टॉपिक से जो कॉन्सेप्ट कहना चाह रहा है, जो आपको समझाना चाहता है, वो आप अच्छे तरह से समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। इन शॉर्ट अगर बात करें इस पूरे पैराग्राफ में एक ही चीज़ कहा गया है कि बल के माध्यम से आप वस्तु में गति उत्पन्न कर सकते हैं। गति या तो तेज होगी या कम होगी। तेज होगी, जितना ज़्यादा बल आप लगाएंगे उतना ज़्यादा गति उत्पन्न होगा, जितना कम बल लगाएंगे उतना वो उसमें कम गति उत्पन्न होगा। और अगर बल 0 हो जाएगा तो वस्तु विरामावस्था में पहुंच जाएगी। उसी तरह से अगर वस्तु में दिशा उत्पन्न करना है तो अपने बल को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा।
कम कर करके, यानी बल में परिवर्तन के माध्यम से हम वस्तु की दिशा को भी क्या कर सकते हैं, परिवर्तित करते हैं। तीसरा ये एनसीईआरटी यहाँ पे आपको बात कर रहा है कि जो क्षेत्र रक्षक होता है यानी गोलकीपर होता है, गोल को रोकने के लिए किस चीज का प्रयोग करता है, यानी जितना उधर से आपका बल प्रयोग किया गया है सामने वाला से, जितना एक्शंस हुआ है उससे आपको ज्यादा बल का प्रयोग करके माध्यम से उसको क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, तभी आप उसको रोकिएगा। अगर आप उससे कम बल का प्रयोग करेंगे तो वो बल क्या होगा, वो बॉल जो है आपको क्रॉस करके गोल में चली जाएगी। तो सिंपल सा बात है, इस पैराग्राफ में इतना ही कहना चाह रहा है ओवरऑल। तो यहाँ पे क्लियर है। हम प्राय कहते हैं कि किसी गेंद को धक्का देते हैं, फेंकते हैं, ठोकर मारते हैं या प्रहार करते हैं तो उस पर बल का प्रयोग किया जाता है। बल क्या है, जिन वस्तुओं पर यह लगाया जाता है उस पर क्या प्रभाव डालता है, इस अध्याय में ऐसे ही प्रश्नों को ढूंढने का प्रयास करेंगे। यानी सिंपल सा बात कहा गया है। यहाँ पे आपको क्या करता है, एनसीईआरटी इतना बेहतरीन तरीके से आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा है कि आपसे ही क्वेश्चंस पूछ रहा है। आपके आसपास जो होने वाली जो घटनाएं, उस घटनाओं को आपसे कह रहा है कि ये घटना हो रही है आपके आसपास, आपने सोचा है कभी कि ऐसे क्यों हो रहा है, और पहले वो आपको सोचने के लिए ले जाता है, आपको एक अपने जिंदगी के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के साथ आपको जोड़ने के लिए कहता है कि आप अपने आसपास ऐसे घटना को होते हुए देखें, ये घटना हो रही है, ऐसे हो रही है, ऐसे हो रही है, गेंद जा रही है, लुढ़कते लुढ़कते वो रुक जाती है। यानी कहने का मतलब है कि जो आपके आसपास जो घटना हो रही है उस सारी घटनाओं को एनसीईआरटी पहले आपके साथ इंटरेक्ट करता है, कहता है आप ऐसा देखें, ऐसा समझें। तो एनसीईआरटी आपके साथ क्या कर रहा है, आपके साथ प्ले कर रहा है, आपके साथ खेल रहा है। कह रहा है आप खेलिए, अपने प्रैक्टिकल लाइफ से अपने आप को जोड़िए, अपने पर्सनल लाइफ से अपने आप को जोड़िए, अपने आसपास होती हुई घटना को आप जोड़िए, और फिर हम आपको क्या करेंगे, उसका आंसर देंगे। पहले आप सोचिए, आप इस घटना को होते हुए देखे हैं, तो आपका आंसर होगा यस, क्योंकि ये सारी घटनाएं क्या है, कॉमन घटनाएं। तब उसके पीछे जो साइंस काम करता है, जो लॉजिक काम करता है, उस लॉजिक का आंसर भी साइंस एनसीईआरटी आपको देना चाहता है। क्योंकि यह प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ है और हमें पर्सनल लाइफ में भी ऑफिसर्स बनने के बाद यही सारे काम करने हैं, तो डेफिनेटली हमें इन पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो एनसीईआरटी क्या किया, पहले आपको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में होने वाली बहुत सारी घटनाओं को आपके साथ चर्चा कर रहा है, और साथ ही साथ बीच बीच में उसके कुछ कॉन्सेप्ट को भी बताते जा रहा है। जहाँ पे कॉन्सेप्ट ज़्यादा ज़रूरत है उसको एक पर्टिकुलर टॉपिक में ला करके क्या कर रहा है, आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ में अगर हम आए, नेक्स्ट पैराग्राफ में आए तो हम देखते हैं क्या है, कुछ यहाँ पे क्रियाकलाप दिया गया है। तो यहाँ पे आपको देखिएगा, आपको क्रियाकलाप दिया गया है। क्रियाकलाप 11.1 में कह रहा है कि वस्तुओं की गति सुपरिचित स्थितियों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप इनमें कुछ ऐसी ही अधिक स्थितियों को जोड़ सकते हैं अथवा इन उदाहरणों में से कुछ को बदल सकते हैं। प्रत्येक दशा में कार्य को धक्का देना अथवा खींचना के रूप में पहचानिए। तो डेफिनेटली आपको कह रहा है कि एक क्रियाकलाप दिया गया है, आपको एक एक्टिविटीज दिया गया है, और आपको कहा, देखिए हम लोग क्या करते हैं जब यूपीएससी या पीसीएस का तैयारी कर रहे होते हैं तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ करके निकलते चले जा रहे हैं, लेकिन ये कह रहा है कि आप उसको एंजॉय कीजिए, उसके साथ टाइम दीजिए, उसके साथ खेलिए, प्ले कीजिए। ऐसा नहीं कि आप आइए और बनाते चले जाइए और क्रॉस करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो आपको नहीं समझ में आएगा जब आप रीड करते हैं। लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ें समझ में आना चाहिए जो एनसीईआरटी जहाँ तक आपको पहुँचाना चाहता है, और वहाँ तक पहुँचाने के लिए एनसीईआरटी ने क्या किया है, एक क्रियाकलाप दे दिया, एक्टिविटीज दे दिया है। यानी एक्टिविटीज के माध्यम से एनसीईआरटी कह रहा है स्टॉप एंड गो, यानी रुकिए फिर जाइए। यानी आपने जो कॉन्सेप्ट सीखा है, कॉन्सेप्ट समझा है, उसको यहाँ पे क्रियाकलाप के माध्यम से उसको क्या कीजिए, ले जाइए, उस पर काम कर करके देखिए कि क्या आप सच में उस कॉन्सेप्ट को समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए। तो यहाँ पे एनसीईआरटी कुछ आपको एग्जाम्पल दे रहा है, एनसीईआरटी आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रहा है और आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो हम जैसे कि हम जानते हैं कि जो है बल का दो ही काम है, या तो वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, आकर्षित करने के लिए एनसीईआरटी ने जिस टर्म्स को यूज किया है वो है हमारा अभिकर्षण,
और जब वस्तु को दूर फेंकते हैं, दूर ले जाते हैं अपने ओर से, तो वो क्या कहलाता है अपकर्षण यानी रिपल्सन। अपकर्षण यानी रिपल्सन, यानी चीजों को अपने दूर से रिपल्स कर रहे हैं, यानी अपने से दूर ले जा रहे हैं। अभिकर्षण यानी अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपनी ओर ला रहे हैं, खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं। अभिकर्षण मतलब क्या हो गया, अपनी ओर पुल करना। अपकर्षण रिपल्सन यानी अपने से दूर ले जा रहे हैं, पुश कर रहे हैं, यानी एक तरह से उसको क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे ले जा रहे हैं। यहाँ पे एक स्थिति दिया है कि आपको मेज पर रखी पुस्तक को गतिशील बनाना है, धक्का देना है, खींचना है, उठाना है, ठीक है। हाँ क्या करना है आप देखिए। दरवाजे को खोलना या बंद करना है, तो ऑब्वियसली धक्का देना है, खींचना है, उठाना है, ये सब आपसे इस तरह से यहाँ पे एक्टिविटीज आपको दिया गया है। तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज दिए गए हैं, आप जो कॉन्सेप्ट समझे हैं उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्या कीजिए, अप्लाई कीजिए। और मेरा मानना है कि अगर सच में ऊपर दिए गए जो बताए गए जो कॉन्सेप्ट है उसको आपने अच्छे से समझा है, तो इन सारे डब्बों को आप आसानी से क्या कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। एज ए टीचर हम तो बहुत आसानी से आपको भर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आपको खुद प्रैक्टिस करना चाहिए। जितना ज़्यादा आप खुद इन्वॉल्व करेंगे एक्टिविटीज़ के अंदर जो एनसीईआरटी कहना चाहता है, समझाना चाहता है, उतना आसानी से आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को सीख सकते हैं। क्या आपने ध्यान दिया, इनमें से प्रत्येक कार्य खींचना या अपकर्षण, धक्का देना अथवा दोनों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? क्या आप इस निष्कर्ष को निकाल सकते हैं किसी वस्तु को गतिशील लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना पड़ता है? ऑब्वियसली आंसर होगा यहाँ पे जो आपसे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा गया है, उसका आंसर क्या होगा, यस। विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव, यहाँ पे वर्ड एक्चुअल में आप खिंचाव यानी अपनी ओर खींच रहे हैं, यहाँ पे वर्ड को देखिएगा, को बल कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं, यहाँ थोड़ा सा वर्ड में धक्का लगाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, धक्का दे रहे हैं, तो ये वर्ड यहाँ से ऐसे होना चाहिए, और खिंचाव के लिए यानी ये वर्ड यहाँ पे मिस किया है। अतः हम कह सकते हैं कि वस्तुओं की गति बल लगाने के कारण होती है, वस्तु पर का बल लगता है, इसको हम देखते हैं। मैंने कक्षा 6 में पढ़ा है कि चुंबक एक लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। क्या आप आकर्षण भी एक खिंचाव है? खिंचाव देखिए यहाँ पे सही लिखा है, यहाँ पे खिंचाव के लिए क्या वर्ड यूज किया गया, आकर्षण किया, जो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, गलत किया है, गलत मिसप्रिंटिंग हुआ है एक्चुअल में, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। खिंचाव करने को अभिकर्षण कहते हैं, जबकि यहाँ पे आकर्षण लिख दिया जो गलत है। किसी चुंबक के दो समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण के बारे में आप क्या सोचते हैं? यह खिंचाव आकर्षण है या धक्का यानी अपकर्षण? तो डेफिनेटली जब आप किसी चीज को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जब दो चीजें अपनी ओर आकर्षित करती है तो वो क्या कहलाता है, आकर्षण करती है तो अभिकर्षण कहलाता है। जब दोनों चीजें जो है एक दूसरे को क्या करती है, धक्का देती है, रिपल्स करती है, तो क्या कहलाता है, आपका अपकर्षण कहलाता है। ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके हैं। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट यहाँ पे एनसीईआरटी आपके साथ इंटरेक्ट करना चाह रहा है, वो आपको समझिएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया, एक्चुअल में कॉन्सेप्ट दिया गया है कि बल जो है अन्योन्य क्रिया के कारण ही लगते हैं। ऑब्वियसली अन्योन्य क्रिया मतलब क्या होता है, इंटरेक्शंस के कारण ही होता है। इंटरेक्शंस यानी एक पदार्थ होना जरूरी है। हमने आपको जस्ट बताया फिजिक्स को समझाने में कि आपके पास पदार्थ होगा और ऊर्जा होंगी। जब पदार्थ और ऊर्जा यानी दो चीजें होनी जरूरी है। इंटरेक्शंस क्या कहते हैं, जब दो चीजें आपस में क्या करती है, संबंध बनाती है या एक दूसरे से इंटरेक्ट करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, इंटरेक्शंस कहते हैं। तो जब पदार्थ और ऊर्जा जब आपस में संबंध बनाएगी, यानी ऊर्जा जो है एक तरह का बल का ही स्वरूप है या बल को ही रिप्रेजेंट करता है, ऊर्जा आप कह सकते हैं। तो इंटरेक्शंस अन्योन्य क्रिया के कारण ही लगता है, इसमें कोई दुराय नहीं है। इंटरेक्शंस के लिए कम से कम दो चीजें होनी जरूरी है, यानी बल के प्रयोग करने के लिए दो चीजें जरूरी है। जैसे हम आदमी है, ह्यूमन बीइंग है, किसी आप लिखना चाहते हैं, ये पेन है हमारा, किस पे लिखना चाह रहे हैं, तो जिस पे आप लिखना चाह रहे हैं, तो जिस पे आप लिखना चाह रहे हैं एक चीज वो हो गया, और जिससे आप लिखना चाह रहे हैं वो दूसरी चीज हो गई, यानी दो चीजें आपस में इंटरेक्शंस कर रही है। तो बल के प्रयोग करने के लिए इंटरेक्शंस होना क्या है, बहुत ही जरूरी है। अगर इंटरेक्शंस नहीं हुआ तो वस्तु यूं ही पड़ी रह जाएगी, वस्तु हमेशा किधर पड़ा रह जाएगा, विराम अवस्था में ही पड़ी रहेंगी। तो यानी बल का प्रयोग के लिए अंतराकर्षण यानी अन्योन्य क्रिया होना क्या है, बहुत जरूरी है।
अब यहाँ पर देखिए कि सिंपल सा बात है, क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है यूजीसी आपका एनसीईआरटी कह रहा है कि मान लीजिए कि कोई आदमी स्थिर कार को पीछे पीछे खड़ा है, क्या उसकी उपस्थिति के कारण कार गति में आ जाएगी? आंसर है क्या होगा, जो सिर्फ ये आप एक कार खड़ा हुआ है और ये बंदा इधर खड़ा है, क्या इसके कारण इसमें गति आ जाएगी? आंसर होगा नहीं। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर नो। मान लीजिए अब आदमी कार को धक्का लगाना प्रारंभ करता है अर्थात वह इस पर बल लगाता है, कार लगाए गए बल की दिशा में गति प्रारंभ कर सकती है ऑब्वियसली। यानी यहाँ पे संबंध में क्या हो रहा है, यहाँ पे ये दिखा रहा है कि अन्योन्यायी बल के माध्यम से आप अन्योन्यायी क्रिया करते हैं, यानी आप इंटरेक्शंस करते हैं और जिसके कारण क्या उत्पन्न होती है, आपका गति उत्पन्न हो सकती है। डेफिनेटली बल जो है गति किस दिशा में होगी, लगाए गए बल की दिशा में होती है। आप देखिएगा न्यूटन्स के नियम को वहां पे और भी क्लियर हो जाएगा। सिंपल सा यहाँ पे लिखा है कार को गति देने के लिए धक्का लगाते रहना होगा। आंसर होगा सही। अब नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा है, 3 स्थितियों को दर्शाता है जिनमें संभवतः आप परिचित होंगे। क्या आप बता सकते हैं कि इन स्थितियों में कौन खींच रहा है, कौन धक्का दे रहा है? दोनों लड़कियां एक दूसरे को धक्का देती हुई प्रतीत हो रही है। अब देखिए क्या हो रहा है, चित्र 11 आपका 11.3 में यही कह रहा है यहाँ पे 11.3 भी कौन खींच रहा है। अब देखिए ये लड़की जो है इसको अपनी ओर खींच रही है, इस लड़की को अपनी ओर खींच रही है, ये लड़की अपनी ओर खींच रही है। ठीक है, तो यानी खींच रही है, खींचने का एक युग दूसरे में जो है खींचने का प्रयास कर रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार 13.c में देखिए गाय तथा आदमी दोनों एक दूसरे को खींचते प्रतीत हो रहे हैं। ये बंदा इसको अपनी ओर खींच रहा है, ये गाय उसको अपनी ओर खींच रही है, क्योंकि इसका फेस अपोजिट साइड में। यहाँ पे दर्शाया गया है कि दोनों स्थितियों में लड़कियां एक दूसरे पर बल लगा रही है। क्या यह बात आदमी तथा गाय पर भी लागू होता है? ऑब्वियसली हाँ। इन उदाहरणों में हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बल लगाने के लिए कम से कम 2 वस्तुओं में अन्योन्याय क्रिया होना आवश्यक है। इसमें तो आपको कोई दुराय नहीं है। जब तक दोनों में अन्योन्याय क्रिया नहीं होंगी, आपका बल का प्रयोग होगा ही नहीं। बलों की खोजबीन करना। आइए बलों के बारे में कुछ अधिक सीखने का प्रयास करते हैं। कोई भारी वस्तु जैसे मेज या संदूक लीजिए, जिसे आप जोर से धकेलने पर ही गति में ला सकते हैं। ऑब्वियसली सिंपल सा बात है कि अगर किसी भी वस्तु को आप गतिशील लाना चाहते हैं तो जितना उस पे विराम अवस्था में है, विराम अवस्था का मतलब हो गया कि वह वस्तु के ऊपर कौन सा बल काम कर रहा है, तो उस पे जो बल काम कर रहा है उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही वो बल क्या वस्तु क्या है, जमीन पे पड़ी हुई है या कहीं पर रखी हुई है, उससे जब तक आप जो है उस पे जब तक आप उससे ज्यादा आप बल का प्रयोग नहीं करेंगे, आपका वह बल वस्तु विस्थापित होगा ही नहीं। तो सिंपल सा बात है, ये एक क्लियर करना चाहता है कि कोई भारी वस्तु जैसे मेज या संदूक लीजिए, आप जोर से धकेलने पर ही गति ला सकते हैं। इसका आंसर होगा यस। इसे अकेले धकेलने का प्रयास कीजिए, क्या आप इसे खिसका पाते हैं? अब अपने किसी मित्र से कहिए कि बक्से को उसी दिशा में धकेलने में आपकी सहायता करे। क्या आप अब इसको खिसकाना आसान है? क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे कोई भी वस्तु जो है विराम अवस्था में अगर वस्तु पड़ी हुई है, वस्तु का भार जो है किसके बराबर होता है, उस पर लगने वाली गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। यानी वस्तु को अगर आप स्थापित करना चाह रहे हैं तो जितना उस पर गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है, जितना उसका भार है, उससे ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। यानी यहाँ पर देख रहे हैं कि वस्तु में बल के माध्यम से ही, यानी बल किससे काम कर रही है, अन्योन्याय क्रिया। एक वस्तु पड़ी हुई है, उस पर आप बल का प्रयोग करके उसको क्या कर सकते हैं, विस्थापित कर सकते हैं। सिंपल सा बात, वस्तु को विस्थापित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बल का प्रयोग करना पड़ेगा, और उतना ज्यादा बल का प्रयोग करना पड़ेगा जितना उसका भार है। मान लीजिए उसका भार है 100 kg, आप लगा रहे हैं 50 kg का बल, 50 न्यूटन बल लगा रहे हैं, तो क्या आप उसको शिफ्ट करेंगे? नहीं। तो जितना उसका भार है उससे ज्यादा आपको बल लगाएंगे। इसलिए यहाँ पे कहा कि जब आप अकेले ठेल रहे हैं, उसको धक्का मार रहे हैं,
तो वो चीज़ें क्या हो रही है, खिसक नहीं रही है। सिंपल सा बात, ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट को ज़्यादा घुमाना नहीं है। और जब आप इसको पढ़ें और समझें तो डेफिनेटली उसको रिकॉल करें कि कॉन्सेप्ट क्या कहना चाहता है। कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान सा होता है, बेसिक चीज़ों से ही बड़ी चीज़ें बनती है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेसिक कॉन्सेप्ट को ही समझने का कोशिश करता है, उसको पता होना चाहिए, वो चाहता है कि हमारे विद्यार्थी के अंदर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है कि नहीं। क्योंकि जब आप ऑफिसर्स के रूप में काम करेंगे तो आपको बहुत सारे बैड एलिमेंट्स दिखेंगे, बहुत सारी निगेटिव चीज़ें आएंगी। आपका मेन फंक्शन ही है समस्या का निदान करना, जो निदान है उसको आपको मेंटेन करना, उसको प्रोग्रेसिव बनाना। तो यानी 3 ही है। इसका मतलब क्या है, इस टॉपिक से समझने का कोशिश कीजिए कि जो बल का टॉपिक है, अगर आपसे यूजीसी, आपका यूपीएससी या पीसीएस या अदर एग्जामिनेशन इतना सारा क्वेश्चंस पूछता है बार बार, तो उसका पर्पस क्या है, पूरा मोटिव समझिए, इसके पीछे छिपा हुआ है क्या है। समस्या बहुत है, बड़ी समस्या है। भारत जैसे देश में समस्या ही समस्या है। जहाँ जाइएगा रोड में गड्ढा है कि गड्ढा में रोड है पता ही नहीं चलता है। पॉल्यूशंस का लेवल इतना ज़्यादा हाई लेवल है कि आप कहीं मूव करने से कतराते हैं। कौन संभालेगा, कौन करेगा। तो जो समस्या है, बक्सा का एक एग्जाम्पल देना है, इसका एक पर्पस है, समझिए। ऑब्जेक्टिव कहीं कुछ और छिपा हुआ है, पूरा टॉपिक का ऑब्जेक्टिव कहीं और है। वो एक ही चीज़ करना चाह रहा है कि जो समस्या है उससे ज़्यादा आपको बल लगाना पड़ेगा। या तो आप अकेले, जैसे यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशंस में आपको अकेले दिक्कत होती है तैयारी करने में, तो कंबाइंड होकर के काम कीजिए। इतनी बड़ी समस्या को अगर आपको धक्का लगाना है, उसको शिफ्ट करना है, उसको क्रैक करना है, तो कंबाइंड इफर्ट्स लगाइए। यानी जितना उसके अंदर भार है, जितना उसके अंदर ग्रेविटी है, उससे ज़्यादा आप काम कीजिए। तब जा करके आप जो है यूपीएससी और पीसीएस जैसे एग्जाम को क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो राइट स्ट्रेटजी, राइट इन्वायरमेंट, राइट गाइडेंस और आपका